नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे उत्तराखंड के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसके अलावा आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में से भी आप दोस्तों आसानी से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर यहाँ पर आपको देना है। अनुच्छेद 14 दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में हो जाएगा मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 ये हो जाएगा हमारा संशोधन प्रक्रिया। बाकी ये किसी ऑप्शन में यहाँ पर होगा। एक का अगर 3 देखें तो एक ही ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये ऑप्शन खैर आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ यहाँ से याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का है और उत्तराखंड के प्रश्न दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है उत्तराखंड का यहाँ पर, उत्तर का वाराणसी की किस जनपद का उपनाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर। अगला है, सागर ताल मेला किस जनपद में लगता है? तो सागर ताल मेला दोस्तों ये लगता है हमारा देहरादून जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुसुईया मेला लगता है रानीबाग, गोपेश्वर या फिर कोटद्वार? तो हो जाएगा दोस्तों गोपेश्वर, चमोली में लगता है अनुसुईया मेला। अगला प्रश्न यहाँ पर, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है एकेश्वर मेला, तो हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, जौनसार का प्रथम समाज सेवी कौन है? नंदलाल भारती, रतन सिंह जौनसारी, भाव सिंह चौहान या फिर केदार सिंह? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केदार सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बोक्सा की, ऑप्शन नंबर ए बोक्सा। अगला प्रश्न यहाँ पर, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? तो ये मनाया दोस्तों, दीपावली आने वाली है तो दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव खेती खान चंपावत में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, झूला घाट किस जनपद में स्थित है? तो झूला घाट ये हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर, कालिदास रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया है? तो उसमें कहा गया दोस्तों, ये कहा गया गंधमादन नहीं कहा गया है, ये कहा गया हमारा अलका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, मोतेश्वर किसका प्राचीन नाम है? तो हो जाएगा मुक्तेश्वर का, मुक्तेश्वर नैनीताल में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो केदार खर्क बुग्याल आपको बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में है केदार खर्क बुग्याल। अगला यहाँ पर, लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो लक्ष्मण गंगा दोस्तों ये भागीरथी की नहीं है, ये अलकनंदा की है, अलकनंदा की सहायक है लक्ष्मण गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में है? पिनौरा ग्लेशियर की जनपद में है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में है पिनौरा ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, राज्य अभिलेखागार स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अंजनी माता मंदिर दोस्तों चमोली के औली में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान में होती है? तो तुंगनाथ की दोस्तों पूजा होती है मक्खू मठ में, तो मक्खू मठ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, शुंभ निशुंभ पर्वतों के मध्य कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा शंभु निशंभु, ये हो जाएगा नीलकंठ महादेव जो कि है पौड़ी में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विल्ब और नील पर्वतों के बीच कौन सा शहर बसा है? कोटद्वार, मसूरी या हरिद्वार? तो ये हो जाएगा हमारा
हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रानी टॉप किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मरोज त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो होता है दोस्तों ये जो मरोज त्यौहार है किसका होता है? होता है जौनसारियों का। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा माघ में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, राज्य में पंच धाराओं में सम्मिलित धाराएं हैं। तो पंच धाराओं में सम्मिलित धाराएं कूर्म धारा, भृगु धारा, उर्वशी धारा, तो ये सभी हैं, सभी के सभी चमोली में है। तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, भीमपुल किस नदी पर बना है? तो भीमपुल दोस्तों ये माणा में है, चमोली में। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सरस्वती नदी पर बना हुआ है भीमपुल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अब भीमपुल तो चमोली में, अब देख लेते हैं भीम गुफा कहाँ पर है। तो भीम गुफा दोस्तों ये कहाँ है? ये हो जाएगा केदारनाथ में। तो केदारनाथ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, देवराना मेला किस जनपद में लगता है? तो डांडा देवराना मेला ये लगता है उत्तरकाशी जनपद में। अगला, मूर्तियों का भंडार उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लाखों मूर्तियों होने के कारण दोस्तों लाखा मंडल, मूर्तियों का भंडार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो ये आपको बताना है न्योली किस प्रकार का गीत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुभूति प्रधान गीत है न्योली, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू किस जनपद में स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है घटकू जो है वो किस जनपद में स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा चंपावत जनपद में घटकू। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, स्वधम गुफा कहाँ स्थित है? तो सुमेरु स्वधम गुफा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, स्कंद गुफा स्थित है। तो स्कंद गुफा आपको बतानी है कि ये कहाँ स्थित है, काली मठ के पास, तुंगनाथ के पास, जागेश्वर के पास, या बद्रीनाथ के पास। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बद्रीनाथ के पास है स्कंद गुफा। अगला यहाँ पर, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा यहाँ पर यशोधर मठपाल ने की थी। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ है और स्थापना कब हुई थी, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापना कब हुई थी और कहाँ है। अगला प्रश्न यहाँ पर, बुंगा छिना किस जनपद में स्थित है? तो बुंगा छिना दोस्तों यह है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी जनपद में है विश्वनाथ मंदिर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, चौपखिया उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो चौपखिया दोस्तों ये जो उत्सव है ये होता है हमारा पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झालीगाड़ किस जनपद में स्थित है? तो झालीगाड़ दोस्तों ये हो जाएगा हमारा नैनीताल, नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। झालीगाड़ नैनीताल में है। अगला यहाँ पर, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो देवप्रयाग में दोस्तों रघुनाथ मंदिर है और ये बना है दोस्तों द्रविड़ शैली में। तो ये हो जाएगा हमारा द्रविड़ शैली में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो ये दोस्तों अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा का है राम क्षेत्र उपनाम। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड के। अब यहाँ पर थोड़े जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से आपको बताना है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये प्रश्न सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा प्रश्न दोस्तों जो इसमें होते हैं सीरीज में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो आप सभी को पता है। तो हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी बना था एग्जाम में, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो आचार्य नहीं होता था दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला यहाँ पर, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था
ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर मत्स्य पुराण में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। गुप्त, मौर्य या कुषाण। दोस्तों मौर्य नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडिका का मूल लेखक आपको यहाँ पर बताना है। इंडिका का मूल लेखक तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा माध्यमिक, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है यहाँ पर किस सिख गुरु ने अकबर को 500 बीघा जमीन दी थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रामदास, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है यहाँ पर निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया, तो किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जैनुल आबदीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न है यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ाया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1761 में। पहला 1526, दूसरा 1556। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा 1761 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो ये हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बम्बई, मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे, तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर आपको बताना है बोस, नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर कौन। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, महात्मा कहा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हो जाएगा यहाँ पर बोस। अगला प्रश्न है यहाँ पर भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी देगी, वे दो साथी कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ये किसने किया था दोस्तों, ये कहा था ये हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। ये क्वेश्चन उत्तराखंड यूकेपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, यूकेपीएससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। अगला यहाँ पर निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो धन निष्कासन दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड जी के सब कुछ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हिंदी का है हमारा आस्तिक का विलोम शब्द है, तो आस्तिक दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, न मानने वाला नास्तिक। अगला यहाँ पर अलंकार पूछा गया है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये यहाँ पर पूछा गया है। उपमा, सलेश, अनुप्रास या मानवीकरण। तो हो जाएगा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। लौकिक का हो जाएगा दोस्तों लोक तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा अलौकिक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे, तो ये तो दार दिख रहा है दोस्तों, ये तो दार लगेगा यहाँ पर, ये तो होगा नहीं। सोना से सुनार, आर कह रहा हाँ बन सकता है। लोहा से लोहार, तो ये भी हो जाएगा हमारा सही। तो दोनों हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर पंडित जी
हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। पंडित जी दोस्तों भाववाचक हो नहीं सकता, गुणवाचक हो नहीं सकता। पंडित जी दोस्तों नेहरू यानी कि व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्ति की बात हो रही तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर फ यहाँ पर भरना है हिंदी वर्णों के स्थान पर। तो दोस्तों ये फ, तो ये पहले भ तो आएगा नहीं, ये आएगा ब और म। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि रोल तो आ नहीं सकते। अगला प्रश्न यहाँ पर वे शब्द चुनिए जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो सचिव अगर कोई महिला है तो भी सचिव कहेंगे, अगर कोई स्त्री प्रोफेसर है तो उसे भी प्रोफेसर ही कहेंगे, कोई स्त्री अगर डॉक्टर है तो उसे भी डॉक्टर कहेंगे, लेकिन हम लोग कह देते हैं डॉक्टरनी। अगला तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर मोटापा और बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये बू तो होगा नहीं, आ पा इनमें से हो सकता है, मो ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा होगा जल्दी से आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों पा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए। तो ये स्वर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बाकी ये सभी व्यंजन है। अगला यहाँ पर मनुष्य गाय नदी किस संज्ञा का बोध कराते हैं? तो नदी दोस्तों कोई मनुष्य कोई स्पेशल भी नहीं है, गाय कोई कजरी गाय भी नहीं है या बद्री गाय भी नहीं है, तो ये सभी दोस्तों जातिवाचक वरना व्यक्तिवाचक होता। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। जैसे कोई स्पेशल नदी है, नदी का नाम जैसे गंगा है तो गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ नदी है तो नदियों की सारी जाति हैं तो सारी नदियाँ इसमें आ जाएंगी। अगला यहाँ पर एक प्रत्यय किन शब्दों में है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, एक प्रत्यय किन शब्दों में है? सामाजिक इक है, धार्मिक इक है, नैतिक इक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इक वाला दोस्तों पहले भी आता था एग्जाम में, अभी भी आया था, आपने देखा होगा जो जो एग्जाम हुआ था अभी सचिवालय रक्षक का, उसमें भी एक कुछ मार में कुछ अलग अलग 3-4 ऑप्शन बने थे जब मैंने आपको पेपर दिया था। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि का बोध नहीं होता है, तो नहीं होता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि नहीं होता है कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। अगला यहाँ पर सत्य युग्म का चयन कीजिए। मैं गया था, तो भूतकाल सही है, मैं जाता हूँ अभी जाऊँगा वर्तमान में, ठीक है। शायद वर्षा होगी भविष्यकाल में, तो ये हो जाएगा ये सभी सत्य हैं क्योंकि ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। तुम कम बोलो, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुँच गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं घर से दूर पहुँच गया था। अगला है अपादान कारक के उदाहरण हैं। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। दोस्तों ये तो यहाँ पर ये आ गया विस्मयवाचक होगा, ये तो होगा नहीं। पेड़ से सेब गिरे, कभी लड़का गिरा, कभी पत्ता गिरा, कभी सेब गिरा, कभी कुछ गिरा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये तो है। राम मथुरा से आज ही गया है, तो ये भी है, मथुरा से अलग होकर राम अल्मोड़ा आ गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो क्रिया या काल की विशेषता, तो कालवाचक ही होगा क्योंकि स्थानवाचक तो कर नहीं सकते, रीतिवाचक करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ यहाँ पर जनगणना के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा 0.83%। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो बन सकता है फिर से, ये हो जाएगा दोस्तों 70.70% महिला साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला दून है, सबसे कम वाला दोस्तों ये हमारा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों देहरादून हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है, तो मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना होगा 100 86 292। अगला प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है।
तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17वां। तो 17वां स्थान है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। यहीं पर बात कर लें महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता में दोस्तों 20वां स्थान है। अब आपको चैट बॉक्स में बताना होगा कि पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है करके। तो पुरुष साक्षरता में कौन सा स्थान है दोस्तों, 10 के बाद है और 15 से पहले है, ये आपको बताना होगा। पर यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वां। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में, फिर से दोस्तों ये बन सकता है। अगला यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों आपको लगेगा देहरादून, नहीं। पहले नंबर पर हरिद्वार, दूसरे नंबर पर देहरादून, तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, चौथे नंबर पर नैनीताल। तो ये 4 दोस्तों कम से कम क्रम वाइज, अगर आप यूकेपीएससी देंगे या वीडियो पटवारी जो ये एग्ज़ाम है तो इनमें भी क्रम वाइज पूछा जा सकता है। बाकी न्यूनतम से भी 4 पूछे जा सकते हैं। जैसे चंपावत आएगा पहले नंबर पर, नहीं चंपावत का क्षेत्रफल है, गलत बोल दिया, चंपावत का क्षेत्रफल है। रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत आएगा, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो इस तरह से दोस्तों जनसंख्या के अनुसार ये नीचे से बढ़ते क्रम में है। बाकी ये सबसे यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या, तो ये हरिद्वार की है। बाकी कम में वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी इनका भी क्रम बता दिया, ये हो जाएगा हरिद्वार। अगला प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जनपद में थी। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर में न्यूनतम साक्षरता दर, और उधम सिंह नगर और दोस्तों हरिद्वार और इसके अलावा देहरादून 51% दोस्तों यहीं इन 3 जनपदों में, जो हमारे राज्य की जनसंख्या है वो यहीं 3 जनपदों में निवास करती है। बाकी और 10 जनपद और लगा लीजिए, इनके बराबर भी और जनपदों की जनसंख्या नहीं है। अगला यहाँ पर लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। वैसे अगली बार तक देखेंगे, जो नैनीताल जनपद है लगभग सभी ये भी 10 लाख से ऊपर में आ जाएंगे जो ये वाली जनगणना होगी। तो बाकी और भी जनपद होंगे बहुत सारे, पौड़ी भी आ सकता है, अल्मोड़ा भी, बाकी देखने वाली बात होगी। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13वें। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो ये दोस्तों 25वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिल्ली में कौन सी सड़क फ्लीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो ये जगह यहाँ पर बहादुर शाह जफर रोड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वोट कुछ नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर कास्टिंग वोट, ऑप्शन नंबर डी। अगला असत्य युग्म का यहाँ पर चयन करना है। दीप जोशी रमन मैक्स से 2009 बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था चंडी प्रसाद भट्ट रमन मैक्स से, तब सही होता। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही। बाकी गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न 1957 ये सही है। हंसा मन्नाथ द्रोणाचार्य 2001 ये भी सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी आपदा है। तो वो आपको इनमें से बतानी है, कौन सी इनमें से एक धीमी आपदा है। भूस्खलन, टोर्नेडो, सूखा या फिर सुनामी। दोस्तों भूस्खलन नहीं है, ये है सूखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर भारत में केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न यहाँ पर भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। ये हो जाएगा दोस्तों पंजाब का भी है, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर पृथ्वी के धरातल का वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। तो ये होगा दोस्तों अभिकेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोस्तों ये हो जाएगा ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना, ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो आपको बताना है अशोक मेहता समिति कब आई थी, ये आपको बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई। तो ये की गई दोस्तों 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना। अगला यहाँ पर अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है।
तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बद्रीनाथ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो आप सभी को पता है दोस्तों उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर बंदरपूछ। बाकी चौखंबा है, नंदा देवी है, नीलखंड है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बंदरपूछ। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पर पूछा है। त्रिपुरा दोस्तों तीनों ओर से घिरा हुआ ये भी है, मिजोरम ये भी है और मेघालय ये भी है। तो ये मणिपुर नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्यास और सतलज। अगला प्रश्न यहाँ पर दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है। तो ये यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चिनाब। अगला है कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों काली मिर्च, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का अग्रणी राज्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सरसों का। तो राजस्थान में सरसों काफ़ी ज़्यादा। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। ये हो जाएगा डिगबोई, असम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मथुरा भी है और यहाँ पर होगा इसका डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी झारखंड। तो अभी कोयला वाला मामला अभी चल भी रहा है, तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अगला यहाँ पर बेलाडीना खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको यहाँ पर बताना ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो ये दोस्तों अमृतसर में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो द्वीपीय महाद्वीप दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर दोस्तों ये हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से किस देश को यूरेन सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। कॉफी बंदरगाह दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर संतोष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के सीएजी यानी कि जो कैग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, ये आपको बताना है किसके। नागरिक स्वतंत्रता के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में या फिर सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में। तो वो कौन होते हैं, वो तो ये नहीं होते, महान्यायवादी होते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर लोक वित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कैग के बारे में अनुच्छेद 148, तो यह भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पर ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा अनुमति किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। तो स्थानीय निकायों का दोस्तों चुनाव ये नहीं कराया जाता क्योंकि राज्य सरकार। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी चुनाव कराया जाता है यहाँ पर
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख थे। अभी दोस्तों अलग प्रश्न बना था पर उत्तर वही रहेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का दोस्तों तरीका अलग रहता है। ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता 1957। दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों 50 तरीके से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न कैसे भी एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, साबरमती। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों ये सभी के प्रश्न जो यहाँ पर हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय स्वतंत्रता मिली। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्लेमेंट एटली। तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, क्लेमेंट एटली होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, वहाँ की कई एग्जामों में प्रश्न बन चुका है। अगला है, झांसी की रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न यहाँ पर, राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। तो ये दोस्तों 1896 में गाया गया। रहीमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे कलकत्ता में। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये आपको बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों वी आर अम्बेडकर। आयोग इस प्रश्न को पूछ चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो अभी हमने मोहनजोदड़ो से संबंधित प्रश्न देखा था, अब यहाँ पर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हर रोज हम कुछ ना कुछ अलग अलग प्रश्न देखते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो बाकी ये तो हो ही गया था। अगला यहाँ पर, किसने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 गुलामी का नया चार्टर है। तो इस तरह के दोस्तों कथन ये भी आयोग पूछ चुका है प्रश्न को, तो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको याद रखना होगा। तो हो जाएगा दोस्तों वी आर अम्बेडकर ने कहा था ये कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है गुलामी का नया चार्टर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी। तो ये दी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने, ना कि गोखले ने। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों महात्मा नहीं यहाँ पर वैसे महात्मा गांधी पर बारदोली की महिलाओं ने की तरफ से गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो अब महात्मा गांधी भी है, बारदोली की महिला भी है, तो यहाँ पर दोस्तों गांधी जी हम कर सकते हैं। बाकी इसमें जो उत्तर दिया गया था महात्मा गांधी दिया गया था, लेकिन इनकी महिलाओं की यहाँ जो बारदोली की जो सत्याग्रह हुआ था उसके बाद वैसे गांधी जी करेंगे इसका सही उत्तर। तो इस आंसर की में जो दिया गया था वो भी महात्मा गांधी दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। तो नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था 1923 में, हो जाएगा झंडा सत्याग्रह 1900। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1498 में। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला यहाँ पर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जनरल डायर ने। जनरल डायर ने, जैसे उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को भी कहा जाता है, तो ये जनरल डायर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन में दिया था। अशोक आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर साइमन आयोग के विरुद्ध आंदोलन। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 140 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज दोस्तों हिंदी के कम थे, थोड़ा उत्तराखंड भी कमी था, ज़्यादातर आज जीके के थे। दोस्तों सभी प्रश्न यूकेपीएससी ने पहले पुराने पेपरों में आए हुए थे प्रश्न। तो आज हमने 140 देखा, कल को रहेंगे दोस्तों 141 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।